सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ने का खदशा एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजूहात में गाड़ियों की इंपोर्ट्स में गैर मामूली इजाफा शामिल है, जो माली साल के इब्तदाई 4 माह में 1.4 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं। 2013 से 2024 तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कभी हमने 27 बिलियन डॉलर तक नीचे जाती देखी, तो कभी इनको हमने 32 अरब डॉलर के अराउंड भी देखा है, मगर मजमूई तौर पर कोई मुसलसल अपवर्ड ट्रेंड सामने नहीं आ सका है। अब इस सूरत हाल में मईशत को मजबूत बनाने के लिए बुनियादी कदम कारोबारी माहौल को आसान करना, रेगुलेशंस को सादा बनाना और वैल्यू एडिशन के जरिए एक्सपोर्ट्स में वेरिएशन लाना है। अब टेक्सटाइल, ज़राअत, सर्जिकल आलात और कई और ऐसे दीगर सेक्टर्स हैं जिनमें फार्मास्यूटिकल है और IT जैसे शोबे हैं जो आइंदा बरसों में इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गुज़िश्ता 18 से 24 माह के दौरान SIFC ने सरमायाकारी के रास्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की है और साथ ही गैर मुल्की दिलचस्पी बढ़ाने और कुछ अहम रिफॉर्म्स शुरू करने में भी अहम किरदार अदा किया, लेकिन चैलेंजेस अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मुसलसल इंपोर्ट्स टैरिफ्स में कमी और नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 के तहत मजीद कमी की तजवीज़ इस वक्त हुकूमती हलकों में ज़ेर गौर है, जिससे तजारती खसारे में मजीद इजाफा हो सकता है। अब यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है कि पॉलिसीज़ में तसलसल ना होने की वजह से इन्वेस्टर्स किसी बड़ी सरमायाकारी से दूर हैं, जिससे GDP में इजाफा मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा है। पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक टैरिफ्स में कमी का मकसद मार्केट को खोलना है, लेकिन मुल्क की सनत कमज़ोर और कंपटीशन की अहलियत महदूद होने की वजह से ना तो बढ़ पा रही है और ना ही अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर कर पा रही है। स्टैटिस्टिक्स हमें यह बताते हैं कि नवंबर 2025 में ट्रेड डेफिसिट 33% बढ़कर 2.86 अरब डॉलर हो गया। एक्सपोर्ट्स में 15.4% कमी आई, जबकि इंपोर्ट्स में 5% का इजाफा हुआ। माली साल के इब्तदाई 5 माह में यह खसारा 37% बढ़कर 15.47 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान की अमेरिका और यूरोप के साथ तिजारत निस्बतन बेहतर है, मगर चाइना और गल्फ कंट्रीज के साथ खसारा मुसलसल बढ़ रहा है। उड़ान पाकिस्तान के मंसूबे को भी इस वक्त तक मौसर नहीं समझा जाता जब तक इदारा जाती इस्लाहात ना हो और अमली निफाज उनका यकीनी ना हो। इसके अलावा इस साल सैलाब के साथ खाने पीने और कपास की पैदावार में कमी से खाने पीने की अशिया के साथ टेक्सटाइल सेक्टर की बढ़ती हुई इंपोर्ट्स के रुझान से भी इस ट्रेड खसारे में इजाफा हो सकता है। IMF प्रोग्राम के तहत ये खसारा मुल्की माली इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकता है, जिससे करंट अकाउंट दबाव में आ सकता है और माली इमदाद के नाम पर फिर मेयार पर भी असर पड़ सकता है। ताहम स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रेमिटेंसेज और इंटरेस्ट की अदायगियों में कंट्रोल के बाइस हालिया सूरत हाल फिलहाल काबू में है, लेकिन मजीद हुकूमती पॉलिसीज़ और एहतियाती इक़दामात दरकार हैं ताकि इंपोर्ट्स के इजाफे और तिजारती खसारे को किसी हद तक कम किया जा सके और इस ट्रेड डेफिसिट से कम करके मईशत पर दबाव को कम किया जा सके। लेकिन ये सब होगा कैसे मुमकिन, कितने चैलेंजेस अभी बाकी हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, रेमिटेंसेस क्या इसका एक आसान हल है? हुकूमत ने ये समझ लिया कि रेमिटेंसेस चूँकि ऑल टाइम हाई आ रही हैं तो फिर हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये डेफिसिट इसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? सो अरबाब साहब, पहली बात यह है कि आप एक स्टेबिलिटी ड्रिवन फेज में हैं, जिसका मतलब ये है कि एक IMF की एंगेजमेंट, जो अब याद रखिए 28 माह पर तकरीबन मुहित हो गई है। जुलाई 2023 में एक प्रोग्राम का इजरा हुआ था 9 माह का, और फिर अगला प्रोग्राम, और इस स्टेबिलिटी फेज ने बिल्कुल वैसे ही इकॉनमी को बिहेव करवाया है जैसे कि तहकीक बताती है। IMF की एंगेजमेंट के बाद प्रोग्राम्स जब होते हैं तो कंट्रीज बिहेव करती हैं, और पाकिस्तान ने भी वही किया है। एक स्टेबिलिटी आ गई है, अफरात-ए-ज़र कम हो गई है, आपने इकॉनमी को स्लो करके एक डिमांड को तोड़कर पाकिस्तान में जो बैरूनी खसारा है और रिजर्व्स का जो बिल्डअप है 15 अरब डॉलर का, और जो एक हैवी टैक्सेशन का आपने बाउट किया पाकिस्तान में, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो ओवरऑल 54% है। मतलब अगर मैंने अपने पैसे निकालने हो एक बिजनेस में लगाकर प्रॉफिट से निकालने हो तो 54% है। मैं जब गवर्नमेंट में था तो 29% टैक्स था, सुपर टैक्स भी नहीं था, बाकी भी नहीं थे, तो ये बात क्लियर हो गई थी कि हमें इसको 25% पे लाना है। आज वो 54% है। पर्सनल इनकम टैक्स, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, सबसे हाईएस्ट पेड हैं, तो आप कहीं 38% के करीब चले जाएंगे।
अब आप इस निज़ाम को देखिए और ये कोशिश इसके बाद के रिटेल पे भी टैक्स लगे, उनको भी लाएं, प्रॉपर्टी को भी लाएं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा तो किया पर फिर उसको विड्रॉ कर लिया। सो ये एक ओवरऑल इस वक्त स्टेट है ऑफ द इकोनॉमी। इसमें जैसे ही आपने थोड़ी सी 11% का इंटरेस्ट रेट किया, 22% का यानी कि स्पेस थी बिकॉज इन्फ्लेशन नीचे आ गई थी, तो आपने क्या देखा, गाड़ियों की इंपोर्ट पिकअप कर गई। आपने क्या देखा, आपने देखा कि ओवरऑल थोड़ी सी इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी, मशीनरी भी आई पाकिस्तान में, टू बी ऑनेस्ट, बट वो मशीनरी आती है सब इंफ्रास्ट्रक्चर में। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर, राइट। पर जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो उस तरह से दिखाई नहीं दी, बल्कि एक्सपोर्ट जो है ड्रॉप भी हुई मंथ ऑन मंथ कहीं, और ओवरऑल एक स्टैग्नेंट सी सिचुएशन है। टेक्सटाइल में हम ये सुनते हैं, आदादो शुमार पक्के नहीं है, कि कई यूनिट जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। फिर हमने जो गैस ली, और वो भी मैं कहता था ये मत करें, वो ग्रिड पे नहीं आए, तो एक ग्रिड भी इस वक्त पावर मुश्किल में आ गई है बिकॉज सोलर इतना लग गया। सो ऑटोमोबाइल 1.4 बिलियन पे चली गई 4 माह में, ये तकरीबन डबलिंग है ऑफ दी। पर चूंकि लोग पाकिस्तानी बाहर गए हैं, पाकिस्तानियों को ज़्यादा रकम भेजने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, इसलिए ज़्यादा रकम भेजने की ज़रूरत है कि हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई है, तो दे हैव टू फीड पीपल मोर, देयर फैमिलीज मोर, तो वो भी बढ़ गई। और बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स भी तब्दील हुए। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द अथॉरिटीज़। क्या नंबर बी जो थे हमारे निकल गए बीच में से, जो मनी चेंजर्स थे, क्रैकडाउन हुआ इलीगल पे। सो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की स्मगलिंग का बंद होना बहुत बड़ा रुपए पे बोझ उठा कि जो डॉलराइजेशन हो रही थी, ये सब चीज़ें जो हैं हुई। बट आपकी जो असल बात है वो आज भी वहीं कायम है कि जो आपके स्ट्रक्चर के मसाइल हैं, और वो मसाइल क्या हैं असल, तो एक लफ्ज़ में ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, कि जो ग्रोथ फ्रेमवर्क है, प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी है उसने, लो वैल्यू अनकम्पिटिटिव बना दिया है इंडस्ट्री को। जो अपग्रेड होना था वो फास्ट इनफ प्राइवेट सेक्टर ने नहीं किया। चीपर इंपोर्ट जो है वो राइज किए हैं मुल्क में, और एक्सपोर्ट्स ने उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया। नाउ दैट इज वेयर यू अंडरस्टैंड कि ये तो प्रोडक्टिविटी का इशू खड़ा हो गया है पाकिस्तान में। मैं पिछले 11-12 साल से कह रहा हूँ कि एक ग्राफ में प्रेजेंट करता हूँ, हाउ पाकिस्तान ग्रोथ has gone down from 6% आज से 40 साल पहले की डेकेड में to just 3.4% on the average in this decade. Now that is the most troublesome. इसमें अगर आप टैरिफ्स कट करते हैं जैसे आपने किए और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं आती साथ, तो क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट वाइडन होना चाहिए। एग्जैक्टली 5 महीने में इकोनॉमी ने बाय द बुक आपको वो दिखा दिया। सो अगर यहाँ आ खड़े हुए हैं और आप एक लो टेक बेसिक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, और इंपोर्ट क्या करते हैं, हाई टेक, एनर्जी, मशीनरी, केमिकल्स, ऑटोज, ऑल एक्सपेंसिव स्टफ। अब ना वैल्यू चेन बनाई है, ना एसएमईज 52 लाख से लेके अगर 70 लाख हैं, ना उनको इंटीग्रेट किया है, वहीं खड़े हैं एसएमईज में जहां पहले खड़े थे। आज भी वही बातें कर रहे हैं कि इनको कोई टैक्स के निज़ाम में ले आएं, इनको कोई चीप क्रेडिट दे दें। दैट्स नॉट गोइंग टू कट इट। अनलाइक वियतनाम, बांग्लादेश और आसियान इकोनॉमीज, आपने वैल्यू चेन्स का पार्ट नहीं बनाया। डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की कहीं 1/3 पे है और कहीं आधी है। ये अपने ही बेस्ट से चले, दुनिया के बेस्ट को तो छोड़ दें। सो प्रोग्रेसिव फार्मिंग जो है वो नहीं कर पाए, मार्केट एक्सेस कम रहा है, उस तरह का हम नहीं क्रिएट कर सके। सो स्ट्रक्चरली इकोनॉमी डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे और लो प्रोडक्शन इकोनॉमी बन गई है। It is not geared to be an export-led economy. अब इस सारे को तब्दील करने में 78 साल से हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज पे थे। अब आज भी मौका है कि इसको तब्दील करें। अब तब्दील करने के लिए पहले तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी लिखनी पड़ेगी। मैं हमेशा माजरत से कहता हूं कि उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि शायद कोई बाहर से आकर ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी लिखेगा। हम सुन रहे हैं कि कोई बाहर के डॉक्टर्स जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। लेट्स सी कि वो क्या प्रोडक्शन आती है और वो क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी होते हैं। एक उड़ान है जो कि आई थिंक एक एम्बिशियस टारगेट्स 8-9% की ग्रोथ, एक्सपोर्ट डबलिंग, वो बताता तो है, पर वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं जो वहां लेके जाएंगे? क्या आईटी लेके जाएगी, इंजीनियरिंग गुड्स लेके जाएंगे, एग्रो प्रोसेसिंग लेके जाएगी, फार्मास्यूटिकल लेके जाएगी? मैं तो आपके सामने रख रहा हूं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस किस सेक्टर में देना है, R&D किस सेक्टर में करनी है जिसने पनपना है अगले 3 से 5 साल में, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान को एक इस वक्त कंजम्पशन इंपोर्ट मॉडल
ये ध्यान रखें, कंजम्पशन 94% पे है। इंपोर्ट लेड मॉडल से अगर आपने प्रोडक्टिविटी ड्रिवन मॉडल इन एग्रो इन मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बाय इटसेल्फ. It is not going to happen with any kind of macro stability that you create. It is going to happen जहां आप capital good की import की बजाय आप expand करते हैं अपनी productive capacity of the economy. You know, you discourage maybe autos and finished goods, and you align your credit and you align your taxation to reward value addition in Pakistan. Now this is important. ये instruments क्या हैं आपके पास? आप बात तो कर सकते हैं export driven की, but what are your instruments to do this? फिर आपकी कंपेटिटिवनेस किस एरिया में है और उसको कैसे दुनिया से compete करवाएंगे? अगर 16-17 अरब डॉलर की टेक्सटाइल को ही बढ़ा के 25 पे नहीं ले जा पा रहे, 10 अरब डॉलर की एग्रो इंपोर्ट है, 6-7 अरब की एक्सपोर्ट है, उसको ही नहीं तोड़ पा रहे, तो इस सारे को हल कैसे करेंगे? ये हल ऐसे करेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि रिफॉर्म्स ऑन देयर ओन, यानी कि इट डजंट वर्क कि नीश रिफॉर्म्स आप कर लें और हर आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक नेक नियति से, चले मैं थोड़ी देर के लिए ये बात भी मानता हूँ, वो ये एक नेक नियति से ये कोशिश करती है कि हम एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म कर लें. दैट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी. द स्ट्रैटेजी इज कि व्हाट इज योर एनर्जी सेक्टर गोइंग टू लुक 5 years फ्रॉम टुडे सो दैट आई एम एक्साइटेड टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री. क्या मैं अपने ही सोलर पे चलाऊंगा या क्या ग्रिड इस काबिल हो जाएगी कि मैं इसको ठीक कर दूंगा? अगर मैं प्रेस करूं पाकिस्तान अथॉरिटीज, पॉलिसी मेकर, थिंकर्स को, तो वो आपको जो ये सारी स्टोरी बताएंगे, वो ये बताएंगे कि हम एनर्जी ठीक कर देंगे, हम टैरिफ्स कम कर देंगे. पीस मील में ये स्टोरी ठीक है. जब आप इस स्टोरी को वीव करना शुरू करेंगे तो फिर आपको इन सेक्टर्स की डेप्थ में जाना पड़ेगा कि आखिर हमने क्या वियतनाम की तरह एक्सपोर्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग को, या हाई वैल्यू एग्री को हमने टारगेट करना है, या हमने सर्विसेज ड्रिवन, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ये जो हम कहते हैं कि हम वो सर्विसेज क्रिएट करें जो कि ट्रेडेबल ना हो. आईटी, लॉजिस्टिक्स एंड फाइनेंस में जाना है जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकें. ये भी याद रखिए, व्हाट इज योर रेमिटेंस? Your remittance is actually you are selling a service abroad, but instead of selling it from Pakistan, you are going there and selling it. This has to be really understood. So in a sense, तो आप एक service led economy में believe करना शुरू कर गए हैं और आप इसी को solve कर रहे हैं. अब ये भी समझिए कि ये सब काम जो मैं आपको कह रहा हूं, अगर इतने ही आसान होते तो हो गए होते क्यों नहीं है? इन पे एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं. अगर हम दुनिया के फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं, एक हॉस्मैन और डैनी रॉडरिक का एक बाइंडिंग ग्रोथ का एक मॉडल है, तो हमें पता चलता है कि टैरिफ रिफॉर्म विदाउट इन्फोर्समेंट इनकरेजेस स्मगलिंग. सो आपको ये देखना है, प्राइवेटाइजेशन विदाउट स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर्स क्रिएट्स प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज. सो आपको वो भी सोचना है. Energy price adjustments without governance reform raises costs. अब आप तो कहेंगे यार ये जो आप बता रहे हैं ये तो पाकिस्तान में ही होता दिखाई दे रहा है. Export incentives without logistics, financing and export connectivity with the world does not create a value chain in any country. This is all. और आखिर में the state that cannot make all this happen, which means cannot create predictable rules, predictable taxation, and helps where the hand holding is necessary, along with setting export targets for each sector, for each industry. That is the East Asian miracle. They gave Bharat, they gave targeted subsidies, but along came that Pakistan में तो ये industrial policy of letting people work, connecting, ये सारा अब करने का वक्त आ गया है, क्योंकि time and space है. A clear bet on sectors, a productivity agenda, a regulatory reset, skills and technology upgradation, and a capable and a coordinated small set of those people जिनको मैं कहता हूं कि हमें एक ग्रोथ कमीशन चाहिए जो ये सारा कुछ कर दे. तो खालिद साहब, ये जो हमारी इस वक्त हुकूमत या रियासत ये वाले सारे रिफॉर्म्स करना चाहती है या नहीं, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये टैक्स रिफॉर्म्स, ये ग्रोथ रिफॉर्म्स, जितनी भी आपने ये सब निशानदेही की, इसको करने में इंटरेस्टेड है या नहीं? या फिर हमारा बहुत ज़्यादा इन्हिसार इस वक्त एमर्जिंग सेक्टर के तौर पर आईटी पर हो गया ज़्यादा, मिनरल सेक्टर को हमने गेम चेंजिंग समझ लिया, हम ब्लू इकॉनमी की तरफ निकलने का सोच रहे हैं? जो 3-4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे मुतालिक कहा जाता है कि मईशत को बहुत ऊपर लेकर जा सकते हैं, तो अब इनकी वजह से क्या ये सारे एग्जिस्टिंग और जो हमारे एक्सपोर्ट बास्केट को फुल करते थे सेक्टर्स, उनको मुसलसल अब नजरअंदाज किया जा रहा है? मिनरल्स इज अ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान. मैंने आज से 2.5-3 साल पहले डॉन अखबार में एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम है रॉक्स एंड क्रॉप्स.
मैं बिलीव करता हूँ उस स्टोरी में कि दिस इज पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट ये भी साथ याद रखिए कि वो स्टोरी कॉन्सेंट्रेटेड है बलूचिस्तान के उस एरिया में जिससे आप $1 अरब की एक्सपोर्ट पिकअप कर जाएंगे। पहले सैंडक से कुछ कर रहे हैं, बट वो ग्रेजुअली अगले 5 साल में $2-2.5-3 अरब पे तो जा सकती है, बट दैट कांट राइट the export model of Pakistan in the next 5 years. So you have to do something else. और वो मेरे ख्याल में starting point होना चाहिए a high-tech agri industry with a very high productivity. अब पाकिस्तान की कोई थ्योरी ऑफ कंट्री, ये पॉल रोमर ने कहा था ना, क्योंकि थ्योरी ऑफ कंट्री तो लिखनी पड़ेगी ना यार, तभी जो लोकल इन्वेस्टर है जो एक्साइट नहीं हो पा रहा उसको एक्साइट करना पड़ेगा। और ये भी बार बार माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि यार नॉन ट्रेडेबल्स में पाकिस्तान में हम नहीं चाहते इन्वेस्टमेंट आए। नॉन ट्रेडेबल्स वो सेक्टर होते हैं जिसकी कोई चीज़ आप दुनिया में नहीं बेच सकते, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना हो जो लोकली ही फीड कर रहा हो, आप उसको दुनिया में नहीं बेच सकते। आपको ट्रेडेबल सेक्टर्स का जो शिफ्ट है वो करना पड़ेगा। अब ये इतना बड़ा एक माइंडसेट की तब्दीली है कि पहले तो ये जिसे कहेंगे ना पूरी जो सेटअप्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको बाय इन कराना पड़ेगा। आज तक मैं 2 बातों के अलावा कोई चीज़ नहीं सुनता। फिक्स टैक्स लगा दें जी और एनर्जी की कीमत कम कर दें। ना ये कम कर सके हैं, ना ही फिक्स टैक्स लगा सके हैं, बल्कि टैक्स के ऊपर सुपर टैक्स लगाना पड़ गया यार। सो यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये होगा अरबाब कि यू हैव टू गो टू द IMF, you have to put in your own distinctive agenda of what you're negotiating next with. आपको थोड़ा सा डिजाइन इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। उनको कहना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट टू GDP 13.8% पर है और हम पीछे रह जाएंगे इन द कमिटी ऑफ नेशंस। इसको ठीक किए बगैर अगर ये 2 साल गुजार लेंगे, अब 2 साल मैं क्यों कहता हूँ, 2 भी नहीं रह गए, सितंबर 2027 में जो फंड एंगेजमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं पाकिस्तान में हुआ, यहाँ पूछ लीजिएगा, उस साल 25 से 30 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग पाकिस्तान को चाहिए होगी, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ पाकिस्तान। बगैर फंड के अगर ये सब कुछ नहीं डिलीवर होता तो इट विल बिकम, जो स्टेबिलिटी हमने हासिल की थी वो कंटिन्यू तब तक तो करेगी, रिजर्व शायद 20-25 अरब डॉलर पे दिखाई देंगे, ये सब कुछ होगा, बट जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो तब्दील नहीं हुआ होगा, जिसको आप स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या मैंने जरा उसकी जुजियात में जाके गुफ्तगू की है। वो डीरेगुलेटेड, लिबरलाइज्ड, कनेक्टेड, प्रोडक्टिविटी लेड, नॉन कंज्यूमर, नॉन कंजम्पशन लेड इकोनॉमी नहीं क्रिएट होगी, एनर्जी की कंपेटिटिव मार्केट नहीं होगी, तो फिर दोबारा वहीं पे खड़े होंगे जो इस 5 माह ने भी दिखा दिया है, जिसकी फिक्र करके आपने मेरा पहला सवाल किया और इंटरव्यू हमने पूरा रन किया कि यार ये ट्रेड डेफिसिट फिर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इज दिस अ साइन दैट वी मस्ट एक्ट? आई थिंक दिस इज अ टाइम। थोड़ी सी पॉजिटिविटी ये है कि ग्लोबल टेलविंड्स हैं, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, UAE के साथ, मिडल ईस्ट के साथ बहुत अच्छा है, यंग डेमोग्राफी है, पाकिस्तान में स्केल भी मौजूद है, जियोग्राफी ग्रेट है, ट्रेड कर सकते हैं अराउंड साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया के कस्ब पे खड़े हुए हैं, रॉ इंग्रेडिएंट्स सारे मौजूद हैं, इनको क्या तराश सकते हैं टू मेक इट इनटू अ डायमंड व्हिच वर्क्स, दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो खाकन साहब, जो पिछले 5-6 महीनों में पाकिस्तान की एक पोजीशन, जियोपॉलिटिकल और एक स्ट्रेटजिक पोजीशन जो पूरी दुनिया में तब्दील हुई और बड़ी ताकतों से इस वक्त पाकिस्तान के जो बेहतर ताल्लुकात का जिक्र आपने भी किया, अब इसको बेहतर माशी ताल्लुकात में कैसे इस वक्त शिफ्ट करें? ये जो ट्रेड सिर्फ एक अमेरिका के साथ हमारी सरप्लस है, बाकी हर जगह हम डेफिसिट को ही फेस कर रहे हैं, तो ये इस सरप्लस में या कम से कम इस डेफिसिट को हम कम कैसे कर सकते हैं? अगर कुछ बड़ी मीशतों के चाइना के साथ हमें इसको कम करना जाए, एक ह्यूज गैप है, तो हमें किस स्ट्रेटजी को अपनाना होगा? और ये इसका मतलब हम 2027 सितंबर में एक और IMF के प्रोग्राम को अप्लाई कर रहे होंगे जो अभी तक के हालात हमें बता रहे हैं। So, instead of, I think, we going to nations and asking them for मनीज, एक चीज़ तो तब्दील हुई है ना कि हमने उनको कहा है कि यार इन्वेस्ट करें। अब हमारा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो चैलेंज है वो इस वक्त हमने मीट कर लिया है इन द शॉर्ट रन। सो एक ये तब्दीली है। पर जब हम FDI मांगने गए तो बहुत सी कबातें उन्होंने आपको बताई, तो वो कबातें ठीक करना शुरू कर दें, और वो कबातें स्टेट के फुटप्रिंट को कम करके आएंगी। अब ये इतना बड़ा चैलेंज है, पर ये अदराक तो हो गया ना कि शॉर्ट ऑफ अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी व्हिच रिमूव्स द फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये ओवरहैंग सिर्फ ये नहीं है कि स्टेट फाइनेंशियली आपसे बहुत पैसे ले रही है, ये ओवरहैंग नहीं है। ओवरहैंग ये है कि ये कम्बरसमनेस ऑफ द प्रोसेसेस व्हिच टेक यू देयर इज द रियल चैलेंज। ये जो कम्बरसमनेस है इसको रिमूव करना शुरू करें। अगर आप वाकई इस स्टेट के फुटप्रिंट को ठीक करके इस मॉडल को तब्दील कर दें, और दुनिया
देखना डिफरेंटली शुरू कर दें, और पहले मैं और आप देखना शुरू कर दें, और वो जो दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इजिप्ट में प्लांट लगा रहे हैं, वो चेंज कर दें, तो ये जो सिचुएशन है ये बारहा चेंज हो जाएगी। आई थिंक दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वजारत खजाना हमारे साथ मौजूद थे। सुनी, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन के अमल में अहम पेशरफ करते हुए अब वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि बिडिंग 23 दिसंबर को वज़ीर आज़म हाउस में होने जा रही है, और शफाफियत के एतबार से इसे नेशनल टीवी पर बराह रास्त नशर भी किया जाएगा ताकि शफाफियत को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जा सके। अब PIA की प्राइवेटाइजेशन से मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, जिससे न सिर्फ PIA की साख में बेहतरी आएगी बल्कि बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक अब ये इदारा जदीद खुदूद पर इस्तवार भी हो सकेगा। प्राइवेटाइजेशन के बाद नई मैनेजमेंट को इदारे को बगैर किसी सरकारी गारंटी के मुकम्मल कारोबारी उसूलों पर चलाना होगा। गुज़िश्ता बरसों में PIA को माली खसारों का सामना रहा है, मगर 2024 की रीस्ट्रक्चरिंग से माली सूरत हाल में खासी बेहतरी आई है। ऐसे में प्राइवेटाइजेशन शराइत के तहत किसी भी कामयाब बिडर को 30 से 40 अरब रुपए की इजाफी इन्वेस्टमेंट करना होगी, जबकि PIA की मुल्की और गैर मुल्की जायदादें प्राइवेटाइजेशन से अलग कर दी गई हैं। प्राइवेटाइजेशन की एक और शर्त यह भी है कि PIA का ब्रांड और नाम बरकरार रहेगा, और नए बिजनेस प्लान के तहत फ्लीट के जहाज 18 से 38 तक बढ़ाने का हदफ भी दिया जाएगा। बिडिंग में 4 बड़ी कंपनीज प्राइवेटाइजेशन के लिए प्री क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिनमें फौजी फर्टिलाइजर, हबीब रफीक कंसोर्शियम, यूनुस ब्रदर्स और एयर ब्लू के साथ लकी सीमेंट भी शामिल हैं। PIA की प्राइवेटाइजेशन से जदीद टेक्नोलॉजी, हिफाजती निज़ाम और डिजिटलाइजेशन को फ़रोग मिलेगा। इस मंसूबे से डोमेस्टिक टूरिज्म, एक्सपोर्ट्स और बिजनेस ट्रैवलिंग को भी फ़रोग मिलने की तवक्को है। अब 23 दिसंबर की बिडिंग को अगर शफाफ और मेरिट के मुताबिक तय किया गया तो ये मॉडल दीगर सिक यूनिट्स की प्राइवेटाइजेशन के लिए भी बहुत ही अहम रोल मॉडल बन सकता है, जिससे अवामी एतमाद बढ़ेगा और पाकिस्तान के एविएशन शोबे और मजमूई मईशत पर भी मुस्बत असरात होंगे। लेकिन एक कोशिश 2024 में की गई थी, अब ये 2025 में होने वाली कोशिश उस कोशिश से कितनी मुख्तलिफ होगी, इस पर हम बात करेंगे। इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब, जो साबिक मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो कोशिश 31 अक्टूबर 2024 को हुई, जो कि कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार यादें उस दिन से वाबस्ता नहीं है, ख़ासतौर पर प्राइवेटाइजेशन से मुंसलिक लोगों की, उससे कितना मुख्तलिफ होने जा रहा है 23 दिसंबर 2025? देखिए, उस वक्त जो भी एक ड्यू डिलिजेंस की गई, FA को अपॉइंट किया गया और जो भी शर्त व शराइत उसमें रखी गई, आप और हम भी उसके ऊपर बात करते थे, जिसमें एक प्राइवेट इन्वेस्टर के सामने जो है एक पार्ट लायबिलिटीज, नॉट ऑल, प्लस उसके पर एक डिमांड थी कि वो 80 बिलियन रुपीस फॉर यूज में लगाएगा। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट के कुछ लेवल्स जो है वो भी इंडिकेट किए गए थे। बेस मिनिमम आपको याद है उस ज़माने में जो प्राइस रखी गई थी वो तकरीबन 308 मिलियन US$, या तकरीबन 84 रुपीस उस ज़माने का जो एक्सचेंज रेट था उस पर रखी गई थी, बिलियन रुपीस। अब उस शराइत ने जो है वो किसी को अट्रैक्ट नहीं किया, और बल्कि उसमें जो है इरेलेवेंसी भी बहुत थी, क्योंकि रिलेवेंसी तो ये है कि किसी को एयरलाइन का तजुर्बा भी होना चाहिए, किसी कंसोर्टियम के पास जो है ये एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मगर चलो, आजकल की फाइनेंशियल वर्ल्ड में बड़े बड़े ग्रुप्स जो है वो नई नई चीज़ों को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। तो अब आपके इस सवाल का जवाब के इसके और इस दरमियान में क्या फ़र्क है, तो थोड़ी देर के लिए मेरा ख्याल है कि वो शर्त शराइत जिसके ऊपर FA ने, बल्कि FA को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था उस ज़माने में, और फिर जब उसके बाद की जो भी एक इसके ऊपर वो हुई है डिलीजेंस, उस डिलीजेंस और प्लस जो दूसरी चीज़ें जिसको हम कहेंगे कि एक रियलिटी, वो रियलिटीज़ जो है वो सामने रखते हुए हम ये कहें कि कुछ एक्सपीरियंस ने चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाने के अलावा उसमें कुछ इस किस्म की एक स्ट्रक्चरिंग की गई है कि वो अट्रैक्टिव बने। अट्रैक्टिव बनने का मतलब ये है कि एक जो मिनिमम प्राइस जो है वो अभी तक सरकार ने इंडिकेट नहीं की है। मेरा ख्याल है कि वो आएगी तो उस वक्त जो है वो, अब हम कहें कि डिस्क्लोज हो रही है, कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे रहा हूँ, रात को ये प्राइस डिटरमिन हो जाती है, तो एक किस्म की कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी की बातें नहीं होती हैं। अब हम फिर से एक तरफ आते हैं जिसको आपके सवाल के जवाब को तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे
फ्रैक्शन तो बहुत है, क्योंकि देखें 23% जो है वो डोमेस्टिक शेयर है PIA के पास, और ओवरऑल इंटरनेशनल में तो पाकिस्तान बतौर कुल 60% जो है वो एक किस्म का पाकिस्तान के पास कोई शेयर नहीं है। मोर देन 60% बाहर के एयरलाइंस करती हैं। ओपन स्काई पॉलिसी भी आपके पास कायम है तकरीबन हर शहरों से। आप देखें कि एमिरेट्स और दूसरी एयरलाइन अभी चल रही हैं, तो थोड़ा सा एक कंपटीशन की फेयरनेस को हम सामने रखते हुए देखें कि इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो पार्टीज जो सामने आपके आई हैं, RFB एंड AKD, वो भी एक कंसोर्टियम बन चुका है। फॉर फर्टिलाइजर इज ऑल्सो अ नेम, मेरा ख्याल है कि कुछ एक हेल्दी और वेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी रहा जहाँ तक टब्बा ग्रुप एंड कंपनी का जो लकी सीमेंट वगैरह है, वो भी काफ़ी एक हेल्दी और वेल्दी किस्म की एक पार्टी है। एयर ब्लू वेरी मच रिलेवेंट, क्योंकि उसके पास एयरलाइन का एक्सपीरियंस भी है। तो अब ये पार्टियां जो है वो मेरे ख्याल में कि इनको सीरियसनेस इनकी जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी कि इन शर्त व शराइत जिसको उन्होंने ऑपरेशन और फाइनेंशियल के हवाले से एक वर्चुअल डेटा रूम भी ये विज़िट कर चुके हैं, ऑपरेशन और फाइनेंशियल चीज़ों को भी ये विज़िट कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब एक प्री ऑडिट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि तकरीबन चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब उस मुकम्मल होने के बाद ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इसको हमने देखना है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम कोई गारंटीज, एक इन्वेस्टर स्पेसिफिक गारंटीज नहीं देंगे। उसको थोड़ा सा हम इस तरह कहें कि कुछ चीज़ों में जैसे ट्रिपल की प्रोजेक्शन में चलते हैं, तो उसमें गारंटीज भी इन्वेस्टर स्पेसिफिक होती हैं कि अगर इतना पैसे की कम कलेक्शन हुई तो ये गवर्नमेंट आपको जो है इसको देगी। स्वीट नॉर्दर्न गैस में 18% जो है रिटर्न ऑन द एसेट्स जो है वो भी है। तो ये इस किस्म की कोई गारंटीज मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो नहीं देगी, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट रियली मीन्स इट। तो अब इसको हम देखेंगे कि हम पहली मर्तबा है कि कहा है कि जी इसको हम पब्लिक भी करेंगे, इसको जो है ओपन जो है वो उस टेलीविज़न पे भी लाएंगे। तो मैं जो बातें प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स तो मेरा ख्याल है कि एक रेटरिक हैं, मगर जो पास्ट है मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट बात करें। वो कोई इतना अच्छा नहीं है कि वो हमें कोई एश्योरेंस दे कि ये इस वक्त 23rd भी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव आउटकम में जो है वो हमें मामलत करेगा। देखें ये 2009 की बातें हैं, लिस्टिंग है, फिर उसके बाद डी लिस्टिंग है, फिर 2013 में ये एक्स से कारपोरेशन में जाता है। फिर अगर आपको याद होगा कि 2 आदमी बेचारे हलाक भी हो जाते हैं, बड़ी एजुटेशन होती है। फिर उसके बाद 2018 में तो चेंजेस आती हैं, फिर कहते हैं अच्छा जी कोर अलग, नॉन कोर अलग, फिर बहुत सारी बातें उसके साथ साथ आती हैं। फिर जो है वो हमारे असेंबली में जो है वो पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत भी करती है। फिर ये होता है कि ठीक है 51% जो है वो गवर्नमेंट जो है अपने पास रिटेन करेगी, या गवर्नमेंट जो भी रिटेंशन करेगी उसमें उसका भी अमल दखल होगा और किसी को नहीं निकाला जाएगा। तो इस शर्त व शराइत को सामने रखते हुए इस किस्म की स्टेटमेंट्स तो हमारे सामने आ रही हैं कि लोगों को ले ऑफ नहीं किया जाएगा। एक स्टैंडिंग कमेटी में ये बातें हो रही हैं और लोगों को जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है उनको एम्प्लॉयड रखा जाएगा। जब्बार साहब, अभी भी एक सवाल ये मौजूद हैं कि हुकूमत कितने शेयर्स अपने पास रखना चाहती है। जो शराइत अभी हुकूमत की जानिब से सामने आ रही हैं 30 से 40 अरब की इजाफी इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पर ख़रीदार की जानिब से, फिर जो फ्लीट साइज़ है उसको 18 से 38 तक लेकर जाना, तो ये बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट फ़ौरन दरकार होगी। जो बेस प्राइस हमने पिछली बार देखी थी 85 अरब की, उससे थोड़ा वो ज़ायद थी। तो अब यूके और यूनाइटेड किंगडम और बरतानिया के जो रूट्स अब बहाल हो चुके हैं, तो उसके बाद क्या वो भी आप देख रहे हैं कि वो उसमें भी कोई डबल का इजाफा होगा? तो ये अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ख़रीदार को। तो बिल्कुल यू आर राइट। उस वक्त जिस इन्वेस्टमेंट के एक इंडिकेशंस थी वो भी एक आई विल नॉट कॉल इट नॉन अट्रैक्टिंग, मगर वो भी एक रीज़न बना कि आपके सामने जो भी बिड्स आए उस पर हम बातचीत कर चुके हैं। अब ये बात कि जी इसकी फ्लीट जो है उसको बढ़ाया जाएगा, न फ़कत बढ़ाया जाएगा बल्कि अगर आपको याद होगा कि इस वक्त वेरी रिसेंटली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह की वायलेशंस हुई हैं। एक जहाज़ की एक चीज़ जो है नेविगेशन की उतार के दूसरे में डाली गई है। बेयर मिनिमम इन्वेंट्री जो एक क्वालिटी एश्योरेंस बेस्ड सिस्टम पे है सेफ्टी स्टैंडर्ड के हवाले से और कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के हवाले से, वो तक PIA मेंटेन नहीं कर सकी थी। तो ये जो आपने बताया कि इतने जहाज़ों से इतने जहाज़ कर देना, तो उसके साथ साथ उसकी जो बैकअप है
इन्वेंट्री की बैकअप है, स्पेयर पार्ट्स की बैकअप है, और उसके बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हवाले से जो भी दूसरे लवाजमात हैं उनकी बैकअप है। तो यस, आई कैन फेयरली एग्री विथ यू कि ये एक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आखिर ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ वाला जो स्लोगन है वो कैसे पूरा होगा? हमारे पास 87 मुल्कों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, मगर आज तक भी हम कोई अलायंसेस ऐसी खातिर ख्वाह नहीं बना सके हैं। उसकी वजह यही है कि जहाज़ों की कमी, लीज पे लेना, पुराने जहाज़, ऑब्सोलेट जो है वो सिस्टम्स, तो ये सब चीज़ें तो हमारे सामने हैं। मगर जो ख़ास बात मैं करना चाहता हूँ कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ फैसला होना चाहिए। अगर प्राइवेटाइजेशन एक प्रेडिक्टेबिलिटी को रिस्टोर करती है, और एचआर जो है जिसके लिए मेरा ख्याल है एसपीडीसी के आज के 20 साल पहले की रिपोर्टों में हम ये देखते थे कि ह्यूमन आंसर जो है वो 37% एफिशिएंसी का एक हिस्सा होता है। यू हैव टू कीप पीपल सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड नहीं रखेंगे तो अभी हालिया आप ही के टेलीविज़न, सारे टेलीविज़नों पे ये गो इंडिया की आप देख रहे हैं कि कई हजार फ्लाइटें जो है ना वो सिर्फ इस वजह से कैंसिल हो रही थी कि तनाज़ा क्या था कि कितने घंटे किस पायलट ने किस किस रूट पे काम करना है। तो मेरे अपने ख्याल में कि इस सारी प्रेडिक्टेबिलिटी को खुद जो भी प्राइवेट सेक्टर आएगा उसको उसने अश्योर करना है। फासला तो उसके प्रॉफिटेबिलिटी और उसके एक्सपेक्टेशंस और दूसरी बातों के हवाले से बहुत अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जिसको हम स्पेसिंग कहेंगे, 87 कंट्रीज, 28% डोमेस्टिक, 60% बाहर की एयरलाइनें कंट्रोल कर रही हैं हमारे पैसेंजर्स को, सारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स को। तो जी अब अब्दुल जब्बार साहब, ये इसके बाद एक तवील फहरिस्त है ज़ाहिर है प्राइवेटाइजेशन की, जिसमें डिस्कोज भी शामिल हैं, जिसमें दीगर और भी इदारे ऐसे जो कि इस वक्त मईशत पर बोझ की सूरत में मौजूद हैं। एक कामयाब प्राइवेटाइजेशन का मेयार होता क्या है? चूँकि माजी में जो हमारे पास PTCL है, ख़ासतौर पर के इलेक्ट्रिक की मिसाल है, वो एक बड़ी बदतरीन मिसाल के तौर पर मौजूद है, जो कि 20 साल बाद भी वो मकासद हमें नहीं हासिल हो सके जो प्राइवेटाइजेशन के होने चाहिए थे। तो ऐसा दोबारा वो एपिसोड रिपीट ना हो, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? कामयाब प्राइवेटाइजेशन का मेयार क्या है आपकी नज़र में? देखिए, इस वक्त हम अगर थोड़ी देर के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी स्प्लिट किया गया किसी लिए कि एफिशिएंसी के लिए, फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के लिए, एयरलाइंस के हवाले से। अब एयरलाइंस जो है, कंपनीज जो है, उसमें अगर आप मुझसे पूछें, मैं खुद यानी आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल कि मैं एक मतलब एयरलाइन का नाम नहीं लेना चाहता, मगर मैं आखिरी दिन टिकट खरीदता हूँ 1 घंटे पहले, इस्लामाबाद टू कराची, आई हैड टू पे 55,000 रुपीज़। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी कैपिंग नहीं है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यानी आप किराए जो है वो हर 2 घंटे के बाद अगर आप जाएं बढ़ते रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक हमने कोई एक रेगुलेटरी कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, जिसके वजह से ही तो इकोनॉमी चलती है, यानी इफ देयर इज नो कंज्यूमर देयर इज नो इकोनॉमी, मगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब आपके सवाल के जवाब को मैं इस तरह देना चाहूँगा कि देखें, फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इवन कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ का भी होता है। थोड़ा सा उनकी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अलावा गवर्नमेंट अगर एक अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं लाएगी तो एक तो सेल दी सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके वजह से लोग प्रेफर करते हैं PI हो या कोई भी पाकिस्तानी एयरलाइन हो, उसके बजाय दूसरे एयरलाइंस में जाना इसीलिए प्रेफर करते हैं। अब हम वापस आ जाएं कि आपने बात की डिस्कोस, ये वो आपके सामने है, के इलेक्ट्रिक की आपने बात की। मैं तो उन आदमियों में था जिसने इस गुनाह में शिरकत की कि के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज होना चाहिए। हमने उसमें जो है वो सोचा कि थिंग्स विल चेंज, मगर आई एम सॉरी टू से दैट कि वो भी एक मोनोपोली रही। आज उसको डिसमेंटल करने के रास्ते में रुकावटें हैं, आज उसके पुराने प्लांट्स बंद करने में रुकावटें हैं, आज उसके ताल्लुकात जो है, जो भी रेगुलेटर है पाकिस्तान में, वो खुद एक मुतनाज़ा है, क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। अब उस मुतनाज़े रेगुलेटर के होते हुए भी के इलेक्ट्रिक को टेम नहीं किया जा सकता है। 50,000 रुपये राइट ऑफ के जो हैं वो मल्टी ईयर टैरिफ में दिए जाते हैं, जिसके लिए हमारे लगारी साहब कहते हैं कि हाँ जी हम इसके ऊपर अपील करेंगे। मुझे याद है वो दिन, आज से 3-4-6 महीनों की बातें हैं, कोई अपील सामने नहीं आ रही है, कोई रिव्यू सामने नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखें ना, मेरा ख्याल है कि जिसकी एक अशद ज़रूरत है किस हवाले से एक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड प्रो कंज्यूमर इकोनॉमिक रिलेटेड डिलीवरी बाय द रेगुलेटर। मगर के इलेक्ट्रिक का जो सबसे बड़ा मामला है, मेरा ख्याल है कि हम उसको किसी तरीके से भी
इन तीन चीज़ों से नहीं निकाल सके। आपके सामने है, जिसको चाहें जितना बिल कर दें। आपको तो अंदाजा नहीं है कि जो बेचारे बिल्कुल जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है इस शहर में। मगर चूंकि रेगुलेटरी सिस्टम हमारा वीक है, दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारा चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है, न उसकी बात चलती है न नेपरा की बात चलती है। तो लोग जो है एक बेयार और मददगार जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहेंगे जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, देखे ना दुनिया में। अभी थोड़ी देर के लिए हम वापस आए कि आखिर जो चीज़ें टर्किश को इन्होंने ऑफर किया है कि आए जी आप प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लें। टर्किश मॉडल क्या है? टर्किश मॉडल में जनरेशन बिल्कुल अलग है, ट्रांसमिशन अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है और उसके अलावा रिटेलिंग अलग है। यानी हर चीज़ को उन्होंने कॉम्पिटिटिव बनाने के साथ साथ स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई हुई हैं हर एक के ऊपर, क्योंकि उनका भी यही ख्याल है कि जब तक कंज्यूमर इकोनॉमिक्स को स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा, लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन को आप बेच नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ प्रोड्यूस कमोडिटी व्हिच पीपल बाय। तो मेरा ख्याल है कि हमारी अपनी बहुत सारी वीकनेसेस है और आई विल से कि पीआईए को भी अगर प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको भी किसी और साइड का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। जो भी कमिटमेंट हमारी हैं, जो कमिटमेंट वो करेंगे, मेरा ख्याल है कि उसको बैलेंस स्टीयर करने के लिए इन टाइम हुकूमत को उसके ऊपर नजरें गाड़नी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब, साबिक मेंबर प्राइवेटाइजेशन कमीशन, हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।